साल 1997 में गुलशन कुमार ने सिनेमाई संगीत की दुनिया को बदल कर रख दिया था। उनकी कंपनी टी सीरीज ने सारेगामा को पछाड़ते हुए पूरे 65% मार्केट पर अपना कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म की म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास आ चुके थे। वहीं 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जग जाहिर था। अंडरवर्ल्ड के बादशाह कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम को अच्छे से पता था कि इस इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा कमाई हो रही है। इसीलिए उनके द्वारा फिल्मी सितारों से फिरौती की मांग करना एक आम बात हो चुका था और यही कारण था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। दाऊद इब्राहिम और उनके राइट हैंड माने जाने वाले अबू सलीम के इशारे पर गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। 12 अगस्त 1997 को जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उनके शरीर को 16 गोलियों से छलनी कर दिया गया था। आज इस वीडियो में बने रहें क्योंकि हम जानेंगे कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने अपनी कंपनी को बनाने में कितना स्ट्रगल किया और ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से दिन के उजाले में सरेआम उनका कत्ल कर दिया गया था। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनका कत्ल किया और उनको इतने बड़े गुनाह की क्या सजा मिली। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दे ताकि ऐसी रोमांचक डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। 1951 में पैदा हुए गुलशन कुमार दुआ एक पंजाबी हिंदू परिवार से थे। वो दिल्ली में स्थित दरियागंज इलाके की गलियों से जुड़े थे। 1947 में भारत के बंटवारा के दौरान उनके परिवार वाले वेस्ट पंजाब के झांग प्रांत से भारत आए थे। उनके पिताजी के पास एक छोटी सी फल और जूस की दुकान थी, इसीलिए गुलशन कुमार ने बचपन से ही अपने पिताजी के साथ उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उनके परिवार में भगवान शिव और माता वैष्णो देवी के प्रति बहुत श्रद्धा थी, जिसके कारण से वो भी बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा रखते थे। 70 के दशक में बॉलीवुड गानों का चलन काफी ज्यादा था और आए दिन लोग अपने काम से फुर्सत पाके गानों के कैसेट सुना करते थे, जिसके कारण से पूरे भारत में सीडी कैसेट्स का मार्केट काफी बड़ा बन चुका था। उस जमाने में कुछ गिनी चुनी कंपनी ही थी जो फिल्मी गानों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेकर उनके कैसेट्स बनाकर बेचा करती थी। जिनमें से टिप्स और सारेगामा दो बड़ी कंपनियां थी और आमतौर पर एक कैसेट को 20 से 30 रुपए में बेचा जाता था, जो उस वक्त के हिसाब से देखी जाए तो काफी ज्यादा अमाउंट होता था। उसी का फायदा उठाते हुए गुलशन कुमार अपने परिवार के सहयोग के साथ रिकॉर्ड्स और सस्ते गाने के कैसेट्स बेचने का व्यापार शुरू करते हैं। जहां पूरे देश में लोग इन्हीं कैसेट को 20 से 30 रुपए में खरीद रहे थे, वहीं गुलशन कुमार उसे 10 रुपए में बेचकर लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुके थे। उनका जीवन इस दुकान को चलाने के साथ साथ बदल गया था और उनका परिवार रिकॉर्ड्स और सस्ते कैसेट्स बेचने वाली एकमात्र दुकान बन गई थी, जिसके साथ ही उन्होंने अपने भविष्य की नींव रखी। जब उनका कैसेट का व्यापार फलदायक लाभ देना शुरू किया तो उन्होंने साथ ही साथ कैसेट्स उत्पादन का भी काम शुरू किया और नए उभरते कलाकारों को अपनी स्वर संगीत का हुनर दिखाने का मौका देते हुए सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नींव रखी, जिसे टी सीरीज म्यूजिक लेबल के नाम से जाना जाने लगा था। शुरुआत में वो भक्ति से जुड़े गाने रिलीज किया करते थे, जिसमें से टी सीरीज के लेबल से ही रिलीज हुआ हनुमान चालीसा आज पूरे भारत के मंदिरों में सुना जाता है और यूट्यूब पर उसे 3 बिलियन से भी ज्यादा बार सुना जा चुका है। वो खासकर नए और हुनरबाज कलाकारों को सपोर्ट किया करते थे और उनके हुनर की कदर करते हुए उनके गाए गाने अपनी म्यूजिक लेबल टी सीरीज के साथ मार्केट में रिलीज किया करते थे। देखते ही देखते टी सीरीज कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूने लगा था। बॉलीवुड में अब जो भी गाने रिलीज किए जाते थे उनके राइट्स टी सीरीज के पास होते थे। टी सीरीज पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री की 65% मार्केट पर कब्जा कर चुका था और बाकी के 35% अन्य कंपनियों के पास थे। गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज की कामयाबी के पीछे का कारण ये था कि गुलशन कुमार खासकर नए उभरते कलाकारों को मौका देते थे, जिन सब के अंदर कुछ नया करके बॉलीवुड में अपना नाम बनाने का जज्बा था, जिसके कारण उनकी मेहनत और लगन से टी सीरीज को बड़ा फायदा हुआ। टी सीरीज की बड़ी सक्सेस के बाद गुलशन कुमार ने अपना कदम फिल्म निर्देशन में भी रखने का सोचा और इसी कारण से वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी लाल दुपट्टा मलमल का, जो 1979 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में शानदार और रोमांटिक गाने थे, जिस कारण से इस फिल्म को बड़ा हिट माना गया था। अगली बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर आई आशिकी, जो अगले ही साल 1990 में रिलीज हुआ था, जिसमें राहुल रॉय और अनु अग्रवाल थे और इस फिल्म के गाने इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्हें आज भी याद किया जाता है। ऐसे ही आगे गुलशन कुमार ने कई प्रसिद्ध फिल्में रिलीज की, जिसके गाने उनके टी सीरीज लेबल के अंदर ही रिलीज किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया, गुलशन कुमार नए कलाकारों को ज्यादा मान देते थे, इसलिए उन्होंने कई कलाकारों को उनका नाम दिया
जिसमें सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, वंदना वाजपेयी, कुमार सानू, नदीम और श्रवण के साथ साथ कई और सितारे जुड़े हुए थे। 90 के दशक में नदीम और श्रवण की जोड़ी इतनी ज्यादा सराही गई थी कि जो भी गाने उनके द्वारा बनाए जाते थे वो सभी रातों रात ही हिट हो जाते थे। नदीम एक अच्छे लिरिसिस्ट और सिंगर माने जाते थे और श्रवण उनके गानों को कंपोज करने का काम करते थे। गुलशन कुमार ने इन दोनों को अच्छा खासा साथ दिया और इनके गाने लगातार अपने लेबल के साथ रिलीज किया। मगर कुछ सालों के बाद गुलशन कुमार इनके गाने को अपने लेबल से रिलीज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि गुलशन कुमार चाहते थे कि आने वाले नए कलाकारों को उनका हुनर दिखाने का मौका मिले। नदीम श्रवण के गाने रिलीज न करने का एक कारण ये भी था कि नदीम की आवाज कुछ खास अच्छी नहीं थी और उनके गाए गाने टी सीरीज के द्वारा रिलीज तो किए जाते थे, मगर उन्हें लोगों के द्वारा ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था, जिसके कारण टी सीरीज का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा था। नदीम श्रवण ने मिलकर उनसे रिक्वेस्ट किया था, मगर गुलशन कुमार की तरफ से साफ मना था कि उनके गाए गाने टी सीरीज लेबल से रिलीज नहीं किए जाएंगे। ये माना गया है कि नदीम की अंडरवर्ल्ड से खासा कनेक्शन था और वो ऐसे लोगों को जानता था जो दाऊद इब्राहिम के खास माने जाते थे, जिसमें से एक नाम निकलकर आता है जो था अबू सलीम का। अबू सलीम 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसके बाद नदीम ने डायरेक्ट अबू सलीम से ही बात करने की सोची और अपनी आप बीती सुनाई। जिसके बाद अबू सलीम ने 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को कांटेक्ट किया, जिसमें उसने नदीम के गाने को रिलीज करने और 10 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की। जिसे सुनकर गुलशन कुमार उसे सीधा मना कर देते हैं और फोन काट देते हैं। अबू सलीम ने अगला कॉल 3 दिन बाद 8 अगस्त 1997 को किया था और फिरौती के पैसों का जिक्र करते हुए वो बोलता है कि गुलशन जी, आप गलत कर रहे हैं और आगे आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जिसके बाद वो फोन खुद काट देता है। 12 अगस्त 1997 का दिन था। गुलशन कुमार मुंबई में ही थे। जब भी वो मुंबई में होते थे वो दिन में 2 बार जितेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाया करते थे, मगर मंदिर जाने का उनका कोई फिक्स टाइम नहीं था और ये बात किसी से भी छुपी नहीं थी कि गुलशन कुमार हर दिन जितेश्वर महादेव मंदिर जाया करते हैं। बताया जाता है कि 12 अगस्त को भी सुबह 10 बजे पूजा करने के लिए वो अपने घर से मंदिर के लिए निकलते हैं। पूजा खत्म करके जैसे ही वो अपने कदम मंदिर से बाहर रखते हैं, वैसे ही वहां उन पर नजर गड़ाए 3 शार्प शूटर के द्वारा उन्हें 16 गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। मारने के बाद तीनों शूटर्स मौके से एक टैक्सी को रुकवाते हैं और ड्राइवर को बाहर निकालकर खुद उस टैक्सी से तुरंत फरार हो जाते हैं। गुलशन कुमार को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पहुंचकर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दरअसल ये 3 शार्प शूटर अबू सलीम के द्वारा ही भेजे गए थे और ये माना जाता है कि गुलशन कुमार की हत्या तक इन्हें भारत में पनाह देने का काम नदीम का ही था। तीनों शार्प शूटर में से एक का नाम दाऊद मर्चेंट था। इसकी गिरफ्तारी की गई थी और 2009 में उसे कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा मिलती है, मगर वो पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब हो जाता है और भागकर वो बांग्लादेश में छुपा बैठा था। जिसके बाद आखिरकार 2016 में उसकी गिरफ्तारी बीएसएफ के द्वारा की जाती है। 2016 के बाद ही वो अपनी उम्र कैद मुंबई के आर्थर रोड जेल में काट रहा है। बात करें अबू सलीम की तो वो घटना के बाद तुरंत पुर्तगाल फरार हो जाता है, जिसके बाद उसे वापस इंडिया लाने की जद्दोजहद चल रही थी और 2005 में उसे इंडिया लाया जाता है, मगर उसके ऊपर मुकदमा पुर्तगाल सरकार के द्वारा बताए गए 8 केस के ऊपर ही किया जाना था, जिसमें गुलशन कुमार मर्डर केस का जिक्र कहीं नहीं किया गया था। बाकी 8 केस के अंतर्गत उसे उम्र कैद की सजा मिलती है और उसे भी तब से मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद करके रखा गया है। बात करें नदीम की तो गुलशन कुमार के मर्डर के बाद वो भी यूके फरार हो गया था और वहां की सिटीजनशिप भी ले चुका था। उसे भी इंडिया वापस लाने की जद्दोजहद जारी थी, मगर बजाय इसके पेश किए गए दलीलों को यूके कोर्ट के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया जाता है। नदीम अभी भी आजाद घूम रहा है और बताया जाता है कि उसने गल्फ में एक परफ्यूम का बिजनेस खोला है। नदीम के यूके चले जाने के बाद भी कई सालों तक नदीम श्रवण की जोड़ी टूटी नहीं थी और आए दिन वो ऑनलाइन बैठकर गाने बनाया करते थे। गुलशन कुमार फिल्मी दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति होने के अलावा भी उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के लिए देने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने श्री वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन प्रदान करने वाला भंडारा का निर्माण किया था। ये पुण्य का काम उन्होंने 1983 में बाणगंगा स्थल पर शुरू किया था, जो वैष्णो देवी मंदिर के यात्री मार्ग के बीच स्थित है। उनके निधन के बाद भी आज ये सेवा जारी है और उनके बेटे भूषण कुमार अब इस सेवा की पूर्ति करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने गुलशन कुमार के जीवन से जुड़ी तथ्यों को आपके सामने लाया,
उससे आपको उनकी जिंदगी में हुए सारे पहलू की जानकारी मिल गई होगी। और आप ये जरूर जान गए होंगे कि अगर कोई अपनी लगन से काम करता है तो वो कम समय में भी बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। आपको मेरे द्वारा ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक मैं अगली वीडियो लाऊं तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं आगे।